नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन आर वाइडली यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड इन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो पॉइजन है वो पेस्टिसाइड के रूप में जो खेत में यूज होता है, खेत में और ये सब जगह। पेस्टिसाइड्स आर कॉमन कॉज ऑफ पॉइजनिंग इन होमिसाइडल, एक्सीडेंटल और सुसाइडल डेथ। मतलब कि जो पेस्टिसाइड है वही कॉमन कॉज है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन होने का। अब ऑर्गेनो ओपी पॉइजन का मोड ऑफ टॉक्सिकेशन देखते हैं तो वो इंजेक्शन, इनहेलेशन या डर्मल एब्सॉर्प्शन, इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। इंजेक्शन यानी कि मुंह के द्वारा इंजेक्ट करना, इनहेलेशन यानी कि हमारे हमारे नाक के द्वारा वो श्वास में लेना, और डर्मल एब्सॉर्प्शन यानी कि स्किन के द्वारा एब्सॉर्ब होना, क्योंकि ये फेट में एब्सॉर्ब हो सकता है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस दो टाइप के होते हैं, डाईइथाइल ऑर्गेनोफॉस्फोरस, डाईमिथाइल ऑर्गेनोफॉस्फोरस। अब मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी की बात करें तो वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी, जो आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ता है। तो सबसे पहले इट इनहिबिट्स एसिटाइल कोलाइन ईस्टरेज। मतलब कि जो एसिटाइल कोलाइन ईस्टरेज एंजाइम होता है उसको ये इनहिबिट करता है पूरे बॉडी में। प्रेजेंट इन ब्रेन, आरबीसी, साइनेप्सिस, प्लाज्मा में भी होता है, इन सब जगह पे। तो इस फिगर की मदद से मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये ऊपर वाला है वो प्री साइनेप्टिक है, ये नीचे वाला पोस्ट साइनेप्टिक है। तो ऊपर वाले में एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स है वो नॉर्मली यहाँ पे प्री पोस्ट साइनेप्टिक पे आते हैं। लेकिन और ये जो बीच में है उसमें एसिटाइल कोलाइन ईस्टरेज प्रेजेंट होता है। एसिटाइल कोलाइन ईस्टरेज नाम का एंजाइम की जो ब्रेक कर देता है कुछ एसिटाइल कोलाइन मॉलिक्यूल्स को, और इस मस्करिन रिसेप्टर पर पहुंचने नहीं देता, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल के लिए। अब अगर किसी ने पॉइजन लिया है तो वो क्या होगा कि ये जो एसिटाइल कोलाइन मॉलिक्यूल्स है इसके साथ वो पॉइजन बाइंड हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि ये एसिटाइल कोलाइन ईस्टरेज है वो अब बाइंड नहीं हो सकता उस एसिटाइल कोलाइन मॉलिक्यूल्स के साथ, और एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा एसिटाइल कोलाइन मॉलिक्यूल्स का, और वो मस्कुलिन रिसेप्टर पे हाइपर स्टिमुलेशन होगा। तो सिम्टम्स आएंगे अलग अलग। अब हम एजिंग कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। तो अगर पॉइजन लेने के बाद 6 घंटे और उससे ज़्यादा हो गया है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है बिटवीन द एसिटाइल सिस्टीन कोलाइन मॉलिक्यूल्स एंड ओपी पॉइजन। मतलब कि ये मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन है, इनके बीच में इतना बड़ा बॉन्ड बन जाएगा कि जो एंटीडोट से भी काम नहीं आएगा। उसको एजिंग कंसेप्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं तो इसके क्लिनिकल फीचर। तो सिम्टम्स अकर इन 3 स्टेज। 3 स्टेज में सिम्टम्स आते हैं: एक्यूट कोलिनर्जिक सिंड्रोम, इंटरमीडिएट सिंड्रोम एंड डिलेड न्यूरोपैथी। तो सबसे पहले एक्यूट कोलिनर्जिक सिंड्रोम की जो सब पेशेंट में, ऑर्गेनोफॉस्फोरस के पेशेंट में दिखने को मिलता है। ऑनसेट विद इन फर्स्ट 24 आवर्स। मतलब कि फर्स्ट 24 आवर्स में इसके सब सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। फीचर्स देखें तो
सलाइवेशन, लेक्राइमेशन, यूरिनेशन, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोरिया, ब्रोंकोस्पाज्म, यानी कि सब नॉर्मल जो सिक्रीशन होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसको आपको याद रखने की मतलब कि मुझे कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब नॉर्मल सिक्रीशन है। सलाइवेशन, लेक्राइमेशन, यूरिनेशन, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग वो सब बढ़ जाते हैं, और साथ साथ में हार्ट रेट लो हो जाते हैं, यानी ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोरिया यानी कि रेस्पिरेशन सिक्रीशन आता है बाहर, ब्रोंकोस्पाज्म यानी रेस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका स्पाज्म होता है। अब इंटरमीडिएट सिंड्रोम 10 to 40% ऑफ केसेस में दिखने को मिलता है, यानी कि बहुत कम जो बहुत ज़्यादा पॉइजन ले लेते पेशेंट उनमें देखने को मिलता है। ऑनसेट जो 24 to 96 आवर्स आफ्टर पॉइजनिंग, मतलब कि 24 आवर्स के बाद देखने को इसके सिम्टम्स आते हैं। तो फीचर्स में देखें तो मैंने फीचर्स की ये ऐसे आप याद रख सकते हैं कि प्रोसिड प्रो मतलब प्रोक्सिमल नेक मसल वीकनेस, यानी कि जो प्रोक्सिमल नेक है उसका इतना वीक हो जाता है कि पेशेंट अपना नेक ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, और मतलब कि आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि पेशेंट इतना वीक हो जाता है नेक की वो अपने आप से खड़ा भी नहीं हो सकता। क्रेनियल नर्व न्यूरोपैथी यानी सी, और डी यानी डिक्रीज्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्स, प्रोसीड। अब डिलेड न्यूरोपैथी का देखते हैं तो ऑनसेट 1 to 3 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर, ये मतलब कि ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, ये कुछ पेशेंट में ही देखने को मिलता है। फीचर्स न्यूकर फुट, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। नॉकर फुट मतलब नू मतलब numbness and paralysis of lower limb and upper limb, cramps in legs, foot and wrist drop, नोकर फुट। ठीक है, अब आगे बात करें तो डायग्नोसिस, तो हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, जो पेशेंट आएगा उसका हिस्ट्री तो होगी कि उसने या तो खेत में दवाई छाटी हो, या फिर उसने वो पॉइजन लिया हो, या फिर उसको किसी ने होमिसाइडली पॉइजन दिया हो। इन तीनों में से कोई भी एक तो हो ही सकता है। अब क्लिनिकल फीचर्स भी प्रेजेंट होंगे कि जो सलाइवेशन इंक्रीज होगा वो सब एक्यूट वाले। अब लैब डायग्नोसिस में आरबीसी और प्लाज्मा कोलिनस्ट। अब एक बात कि जो ऑब्टेन एग्जैक्ट पोजीशन कंपाउंड इफ पॉसिबल, मतलब कि पेशेंट साथ में जो बोतल है, जो कंटेंट है वो भी अगर लेकर आया है तो सिंपली डायग्नोसिस हो जाएगा। और लैब डायग्नोसिस में आरबीसी और प्लाज्मा कोलिनेस्टेरेस ये टेस्ट करा सकते हैं और इसकी मदद से जान सकते हैं। अब एबीजी ज़्यादातर नहीं कराते, लेकिन बुक में लिखा है इसलिए मैंने लिख लिया। आर्टेरियल ब्लड गैस, इसमें हाइपोक्सेमिया देखने को मिलता है। और मैनेजमेंट में इनिशियल मैनेजमेंट तो रिमूव फ्रॉम एक्सपोजर, यानी कि अगर पेशेंट अगर फोर्सफुली सुसाइडल कर रहा है, सुसाइड, और वो दवाई तो उसके पास से सबसे पहले वो दवाई दूर करो, और फिर रिमूव कंटामिनेटेड क्लॉथ्स, उसके जो हेयर, उसके जो फेस पे अगर पॉइजन है तो उसको रिमूव करना चाहिए। रेस्पिरेटरी सपोर्ट, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट इफ नीड। अगर पेशेंट अपने आप से रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है तो उसको रेस्पिरेशन सपोर्ट ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी। वेंटिलेटर बीपी रख सकते हैं। मेजर पल्स एंड बीपी, पल्स और बीपी चेक करो कि मतलब कि हाइपोटेंशन है या नहीं, ब्रेडिकार्डिया है कि नहीं। इंट्यूबेशन इफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इंट्यूबेशन करना पड़ेगा। गैस्ट्रिक लवाज तो करना ही पड़ेगा ओपी पॉइजन में। स्टार्ट एट्रोपिन फर्स्ट डोज, एट्रोपिन का फर्स्ट डोज इसी प्रोसेस के साथ स्टार्ट कर दे। स्टार्ट आईवी फ्लूइड टू मेंटेन बीपी, मतलब हाइपोटेंशन है तो आईवी फ्लूइड भी देना पड़ेगा। गिव एक्टिवेटेड चारकोल,
एक्टिवेटेड चारकोल आपको एग्ज़ाम में लिखना है, लेकिन असल में एक्टिवेटेड चारकोल का अभी यूज़ नहीं होता। और आगे बात करें तो एंटीडोट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको इन दोनों एंटीडोट के नाम तो याद रखने ही है। एट्रोपिन प्रालिडोक्सिन यानी पाम। सबसे पहले एट्रोपिन की बात करें तो इफ़ कम्पीट्स विथ इट कम्पीट्स मतलब कि कंपटीशन करता है मस्कुलिन रिसेप्टर के साथ। और फर्स्ट डोज ऑन डायग्नोसिस बिटवीन फर्स्ट डोज 1.8 से 3 मिलीग्राम के बीच में आईवी बोलस के रूप में दे सकते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर में हमको ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, हार्ट रेट, एयर एंट्री, पिन पॉइंट प्यूपिल नॉर्मल हुई कि नहीं, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 mmHg के से ज़्यादा है या उससे ड्रॉप हो रहा है, हार्ट रेट 80 mmHg के हार्ट रेट 80 पर मिनट से ज़्यादा होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता 5 मिनट के बाद, तो 5 मिनट के बाद जो हमने पहले एट्रोपिन दिया था उसका डबल डोज देना पड़ेगा। और ऐसा करता रहना पड़ेगा जब तक ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और पिन पॉइंट प्यूपिल नॉर्मल नहीं हो जाते। अब दूसरा एंटीडोट है प्रालिडोक्सिन। ये रीएक्टिव्स द कोलिनेस्टरेज एक्शन, मतलब कि ये रीएक्टिव करता है कोलिनेस्टरेज एक्शन को। बोलस डोज 30 mg पर kg मैक्सिमम 2 ग्राम दे सकते हैं फॉर 30 मिनट। और उसके बाद 8 mg पर kg पर हर मेंटेनेंस डोज 2 से 3 दिन तक। अब सपोर्टिव थेरेपी की बात करें तो वेंटिलेशन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ओपी पोजन को। अगर बहुत ज़्यादा उसका रेस्पिरेशन फेलियर हो गया तो डायूरेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेग इडिमा हो गया तो, क्योंकि एट्रोपिन की साइड इफ़ेक्ट होती है कि उससे लेग इडिमा होता है। एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर उसे एस्पिरेशन, न्यूमोनिया, गैस्ट्रिक लवाज करने के समय टाइम हो गया है तो। और दूसरी सब सिम्टोमेटिक दवा की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़